स्टार्ट हुआ है ना? ऐसा ओके सर, ओके सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। ठीक है, ये मॉर्निंग इवनिंग करते करते आफ्टरनून भूल जाता। ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। बट क्वेश्चन इज दैट सर, पढ़ना क्या है सर? क्योंकि आज फ्राइडे है और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों का ये टॉपिक है सर, तो इसीलिए मैं दोनों को ये टॉपिक पढ़ाता हूँ। जो लोग फाउंडेशन या एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी कॉमर्स प्रोफेशनल्स जो कॉमर्स को समझना चाहता है, जानना चाहता है, कमर्शियल नॉलेज गेन करना चाहता है, तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं, आप ऐसा समझो कि ये इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन एरिया, मतलब टोटली अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री, जो कुछ भी इकोनॉमिक पैरामीटर में होता है उसके बारे में नॉलेज गेन करना हो तो कमर्शियल नॉलेज से बेस्ट क्लास हो नहीं सकता, बिजनेस एनवायरनमेंट से बेस्ट क्लास हो नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल मानना है, और साथ में इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि आप लोगों का बिजनेस नॉलेज, वर्ल्ड वाइड बिजनेस एक्टिविटीज, इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी क्या चल रहा है, आपके इसके बारे में पता चले। सर जैसे कि मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। जैसे सी ए एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एंड सी ए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सी एस एंट्रेंस में इसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट के अंदर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम से देखते हैं, और सी एस चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के अंदर हमें इसको ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस ये नाम पे नजर आता है। ठीक है सर, एक सेकंड होल्ड करो ना। ठीक है, ना क्वेश्चन इज दैट इसके अंदर आपको जैसे कि चाहे वो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस हो, कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर एवरीवेयर। ना कॉन्सेप्ट इज कि सर इसमें हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में आरबीआई के बारे में जाना, किसी किसी ने आरबीआई सेबी का क्लास मिस किया है, सीसीआई के बारे में जाना। लास्ट क्लास हम लोग सीसीआई के बारे में पढ़े थे, याद है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली जिसमें मैंने आपको बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप, अमेजन एंड रिलायंस के बीच में जो लड़ाई था उसके बारे में मैंने आपको रियल स्टोरी सुनाया था कि सीसीआई किस तरह से इंडिया में कंपटीशन को चेक करता है और ओवरऑल बिजनेस को डेवलप करता है, और ये इकोनॉमी को सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सब कोई खेल सकता है। ये मतलब जैसे एक आजकल एक टीवी में या यूट्यूब में ऐड आता है, उसमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है। ग्रो बोल के कोई ऐप है, एक ब्रोकिंग फार्म है बड़ा, वो उसका एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि ये स्टॉक मार्केट सबका है बॉस, ऐसे बोल के आता है। तो बेसिकली ये सीसीआई भी यही चाहता है कि ये इकोनॉमी सबका है और इस इकोनॉमी में खेलने का हक सबका है। ठीक है, तो वो सीसीआई वही देखने का कोशिश करता है सर कि सभी कोई प्रॉपरली अपना बिजनेस कर पाए। ठीक है, कोई ज़्यादा पैसा है तो किसी को मैनिपुलेट ना कर पाए, तो मार्केट में कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। ठीक है, कोई किसी को टेक ओवर करके मार्केट को अपनी तरफ खींच ना ले, या फिर नॉर्मल स्मॉल बिजनेसमैन को दिक्कत ना हो। ये सब डिस्कशंस मैंने सीसीआई के बारे में किया था। उससे पहले मैंने आपको सेबी का काम बताया था, स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था, आरबीआई के अंदर मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया था। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर आज क्या बताना चाहते हैं? सर आज मैं बताना चाहता हूँ IRDAI के बारे में। सर आप लोग नाम सुना है इसका? एनीवन? IRDAI क्या करता है सर? नाम सुना है तो बताओ। बोलो सर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या सुबीर यही है ना? रवि बोलो, दीपान समझ में आ रहा है? आप लोग नाम सुना है कि नहीं सुना IRDA का? टेल मी। मतलब इंडिया में इंश्योरेंस का काम बिजनेस में होता है, आप लोग के फैमिलीज में इंश्योरेंस का काम, मतलब इंश्योरेंस है ना? आपकी सभी के फैमिली में इंश्योरेंस पर होगा, कुछ नहीं तो LIC तो जरूर होगा। LIC प्रीमियम फैमिली में कोई भरता है?
माँ पापा या फिर कोई दादा दादी का, किसी का तो इंश्योरेंस होगा। तो सर हाँ हाँ ना बताइएगा, मुझे थोड़ा ज़रूरी होता है आप लोग का हाँ ना। शालिनी, जवाब देना, इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता फैमिली में? सर यस सर। ठीक है, तो हर कोई अपने अपने फैमिली में इंश्योरेंस का काम तो करता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, इंश्योरेंस से आईआरडीए का क्या कनेक्शन? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है, बिकॉज ये हमारे देश में जो इंश्योरेंस बिजनेस चलता है, ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस में हम तो इंश्योरेंस भर देते हैं। इंश्योरेंस क्या है? हम लोग बहुत सारा रीजन में इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस का रीजन नहीं है, लेकिन सबसे पॉपुलर है, जैसे मानो कि लाइफ इंश्योरेंस है ना, सबसे पॉपुलर में से एक है ना, सबसे पॉपुलर में से एक है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल कार इंश्योरेंस, मतलब नॉन लाइफ में, ठीक है, कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस नहीं होता। मतलब हमें लगता है कि हेल्थ खराब हो जाएगा, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, लाइफ खराब हो जाएगा तो फैमिली को काम आएगा, है ना। या फिर ऐसे एल का बड़ा अच्छा टैगलाइन है ना सर, एल का टैगलाइन क्या है बताओ? एल का स्लोगन, एनीवन? एल का स्लोगन कोई बता सकते हो? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा ही पॉपुलर स्लोगन है सर, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। सुना है कि नहीं सुना? अरे आप लोग ऐसे चुप मत रहो यार। हाँ सर। है ना, थैंक यू सर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये इंश्योरेंस बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन ये इंश्योरेंस बिजनेस कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है सर। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इंश्योरेंस इज अ ऐसा एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि लोग डरता है सर, हर फैमिली में लोग डरता है, हर बिजनेस में लोगों को डर होता है। ऐसे कहा एक और एक डायलॉग आता है सर, वो डायलॉग सर वो माउंटेन ड्यू का, डर सबको होता है ना, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि डर के आगे जीत कैसे होगा? इंश्योरेंस करवा लो, अपना फैमिली सेव हो जाएगा, अपना हेल्थ सेव हो जाएगा, कार का इंश्योरेंस करवा लो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो कंपनी से मिल जाएगा, प्रीमियम भरते रहो, ठीक है। इवन गाड़ी का इंश्योरेंस फेलियर रहने से भी आपको पेनल्टी या फाइन देना पड़ता है। सो क्वेश्चन इज दैट इंश्योरेंस बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये बड़ा बिजनेस इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिजनेस लेवल को डेवलप करने का काम करने के लिए आए। नाउ क्वेश्चन इज दैट, टॉपिक का नाम क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेटिंग बिजनेस, है ना, या की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन इकोनॉमिक पैरामीटर को डेवलप करता है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, as a cost accountant, as a commerce professionals, as a MBA, you must know how these industry actually work. जैसे ऑलरेडी मैंने आपको आरबीआई बताते बताते बैंक के बारे में बताया, जिन लोगों का क्लास मिस है वो बाद में करेगा या फिर अभी रिकॉर्डेड बैकअप शेयर करूंगा। सेबी बताते बताते मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी के बारे में बताया। कंपटीशन बताते बताते मैंने आपको बिजनेस लेवल में हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया। आज आईआरडीआई बताऊंगा, तो आपको मैं आज इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में, बिकॉज जब तक आप इंश्योरेंस बिजनेस नहीं समझ पाओगे तब तक आप आईआरडीआई के बारे में कैसे समझोगे? लोग जॉब कहाँ करता है? फाइनेंस करने, मतलब आप लोग ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाओगे? या तो बैंक में जाओगे, या तो स्टॉक मार्केट में जाओगे, किसी ना किसी कंपनी में जाओगे, है ना, या कंपटीशन कमीशन लेवल में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जाओगे, या फिर किसी फाइनेंशियल सेक्टर्स में जाओगे, या इंश्योरेंस बिजनेस में जाओगे। यही तो जगह है जाने का, और कहाँ जाओगे? तो फिर इंश्योरेंस बिजनेस चलता कैसे है, आईआरडीआई उसको संभालता कैसे है, आईआरडीआई का रोल क्या है, ये सभी चीज़ें जानना है सर। बट बिफोर दैट कुछ स्टोरी। स्टोरी किस बात की सर? स्टोरी इस बात की कि इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट खबर आपको लेना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए सर, इंश्योरेंस बिजनेस हमारे देश में चलता तो है, बट इंश्योरेंस कितना तरह का होता है इसका एक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ, प्रैक्टिकली दे देता हूँ। किताबी बात पढ़ के क्या करोगे? इंश्योरेंस के ऊपर एक साइट चलता है, टीवी में इसका ऐड भी आता है, policybazaar.com, नाम सुना होगा, नाम जरूर सुना होगा। पॉलिसी बाजार नाम सुना है कि नहीं सुना?
बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार सुना है? अरे बताओ ना, टीवी में हाँ एड्स सर। देखे हो, है ना? मैं क्लिक करता हूँ पॉलिसी बाजार पे, अक्षय कुमार ऐड दे रहा है। अरे वाह, बिकम ए करोड़पति बाय इन्वेस्टिंग 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट प्लान। इंश्योरेंस में भी आजकल इन्वेस्टमेंट प्लान आ गया, मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, इंश्योरेंस में डालो, वो स्टॉक मार्केट में डाल देगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट एक्चुअली सर, ये इंश्योरेंस का पैसा वो लोग इन्वेस्ट ही करता है, इसका हिसाब कैसे पता चलेगा? इंश्योरेंस का पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है? अरे जाता है ना सर, हमें बहुत कम मिलता है। इवन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा रखते हो, LIC वगैरह में, तो हमें कितना रिटर्न देता है? 5-6% भी रिटर्न प्रॉपरली नहीं देता है ना। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से इनकम बहुत करता है, और इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू से जितना पैसा हम लोग मार्केट में जमा करते हैं ना, इंश्योरेंस के थ्रू से जितना पैसा मार्केट में फ्लो होता है, उस फ्लो के कारण, उस फ्लो के कारण क्या होता है बोलो तो? उस फ्लो के कारण इकोनॉमी में पैसा आता है, कैपिटल आता है, और वो पैसा इकोनॉमी अपने हिसाब से यूज करता है। मैं ये एग्जांपल देने से आपको समझ में आता है। लेकिन बिफोर दैट यू मस्ट नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर पॉपुलर इन द मार्केट। कितना तरह का इंश्योरेंस आपको मार्केट में नजर आता है, और इसके लिए आप मार्केट का ही प्रैक्टिकल वेबसाइट से देख लो, ठीक है, किताब से क्या पढ़ोगे। सर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान वाला इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर, फैमिली हेल्थ, ट्रैवल इंश्योरेंस, सरल जीवन बीमा, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, जीवन बीमा, गारंटेड रिटर्न प्लान, चाइल्ड सेविंग्स प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, और भी है, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हेल्थ के ऊपर भी स्पेशलाइज करके मिलेगा आपको। टर्म लाइफ में रिटर्न ऑन प्रीमियम, नॉन वर्किंग स्पाउस प्लान, कोरोना वायरस हेल्थ इंश्योरेंस, आरोग्य संजीवनी, 1 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल्स, कितना सारा है। पेट इंश्योरेंस भी होता है, आप अपने पेट का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस है, सोल्यूशंस कुछ पता नहीं। इंश्योरेंस जब मिला तो तब क्या हुआ, तब पैसा आ गया। छोड़ो सर, गाने में नहीं जाना है, गाना समझ गए आप लोग, मैं समझ गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थ्री इडियट्स का एक सॉन्ग याद आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इंश्योरेंस का खबर तो मिल रहा है, ये सारा इंश्योरेंस मेंटेन कौन करता है? ये सारा ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI। IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत का ऑटोनॉमस एंड प्रीमियर एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो भारत में डेवलप करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट भी करता है, डेवलप भी करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। It was constituted under the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 and duly passed by the Parliament. जब आप लोग थोड़े एडवांस लेवल में आओगे, जब इंटर में फाइनल में आओगे, इंश्योरेंस अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है। इंश्योरेंस बिजनेस का अकाउंटेंसी कैसे मेंटेन होता है, जो लोग स्पेशली चार्टर्ड या CMA का पढ़ाई करता है, उनके लिए जरूरी है। CS को अकाउंट्स में इतना एडवांस लेवल में नहीं लिया जाता, बट चार्टर्ड और CMA स्टूडेंट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये IRDA एक्ट का मिशन क्या है, मिशन अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग आराम से यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन मैं इसका कहानी सुना देता हूँ। कहानी सुनने से पॉइंट याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस ये करो इंश्योरेंस बिजनेस पे। इंश्योरेंस बिजनेस पे फोकस हो जाएगा ना, आपको ड्यूटी, पावर, फंक्शंस, IRDA सब पता चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा, आप अपने आप पढ़ लोगे, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें भारत का इंश्योरेंस बिजनेस का कुछ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, कितना तरह का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और बिफोर दैट और एक बात मुझे आपको कहना चाहिए कि सर ठीक है, इंश्योरेंस तो है, इतना सारा इंश्योरेंस हम करते हैं, पैसा भी हम लोग भरते रहते हैं कंपनी में इंश्योरेंस करके। अगर आपको आज कार का इंश्योरेंस करना है, लाइफ इंश्योरेंस करना है, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कहाँ जाता है? दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट सर। जैसे यहाँ पर देखो कितना सारा सरल जीवन बीमा के ऊपर इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो टाटा है, कनारा है, एजियन है, LIC है ना, PNB मेट लाइफ है, क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, मैं लॉगिन नहीं करूँगा, ठीक है। 25 लाख लाइफ कवर एट 412 पर मंथ, 412 करके पर महीना भरते रहो, 25 लाख आपकी जिंदगी के बाद आपकी फैमिली को मिल जाएगा। ये सरल जीवन जीवन बीमा का एक योजना है। मतलब पॉइंट इज दैट 412 करके एक इंसान से 12 महीना कितना होता है,
4800 मतलब ऑलमोस्ट 5000 टाका, ठीक है, 5000 टाका एनुअली एक इंसान से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है सर। ऐसा हर, अगर कम से कम भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, आउट ऑफ 140 करोड़, अगर 50 करोड़ लोग भी इंश्योरेंस बनाता है ना, 50 करोड़ लोग भी इंश्योरेंस बनाते हैं, अगर सरल जीवन बीमा योजना करता है, तो कितना अर्निंग हो सकता है। अगर मैं एक इंसान का लाइफ से बात करूं, एवरी ईयर 5000, तो अगर कोई 10 ईयर्स या 15 ईयर्स भी चलाता है, कम से कम 15-20 साल का तो होता ही है ये सब। 10 साल में कितना पैसा जमा होगा सरकार के पास, मतलब कंपनी के पास, आइडिया सर? ईयरली 5000, तो 10 साल में कितना? 50,000। 50, ठीक है। 20 साल में 1 लाख। 1 लाख। ऐसा एक इंसान का होगा कि ऐसा एक से ज्यादा? अगर मैं आपको क्या बोला, 50 करोड़ लोग भी अगर इंश्योरेंस करता है, आजकल घर घर में इंश्योरेंस है, तो 50 करोड़ लोग जब भरेगा 10 साल 20 साल में, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? या फिर आप LIC 50 का लाख करोड़। 50 लाख करोड़। हाँ सर, ना क्वेश्चन इज दैट, क्या सभी कोई एक साथ मरता है क्या? क्या डेथ सबका एक साथ होता है? डेथ आएगा समय के बाद आएगा। 50 लाख करोड़ अगर पूरा इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर सिर्फ लाइफ कवर के लिए है, आप जस्ट सोचो, कि इनके पास कितना कलेक्शन होता है, और जब किसी को देना पड़ता है वो कितना इजीली उसको मैनेज कर सकता है। हाँ, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक लोगों से 1 लाख का भी अर्निंग हो जाए ना 20 साल में। और मजा का बात यह है कि ये 1 लाख वो बिजनेस में चुपचाप पड़ा नहीं रहता सर। ये जो किसी से कलेक्शन हुआ ना 1 लाख का, 412 टका में एक मिनिमम लिया, ये सबसे मिनिमम वाला एक लाइफ कवर वाला था। मुझे नहीं पता कौन सा कंपनी दे रहा है, जरूर दे रहा होगा, तभी तो यहाँ पर बता रहा है, ऑनलाइन में डिस्काउंट भी दे रहा है, 25 लाख लाइफ कवर देने का वादा कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, वो अलग बात, बट एक एग्जाम्पल नहीं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर इतना पैसा कलेक्शन तो हो रहा है, और डेथ का सबका डेथ भी एक साथ नहीं होता, तो टाइम टू टाइम उनको पेमेंट का मौका मिलता है। और उसके साथ और एक इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो पैसा उनका कलेक्शन होता है ना, जब तक डेथ नहीं होता लाइफ कवर में तो मिलेगा नहीं, जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक गाड़ी का इंश्योरेंस का कवर मिलता है आपको। आपने 2 व्हीलर भी इंश्योरेंस करा के रखा, एक्सीडेंट होगा तब ना इंश्योरेंस क्लेम करोगे, या जानबूझ के गाड़ी ठोक दोगे? हेलो, एक्सीडेंट होगा तब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। लेकिन हाँ सर। कितना गाड़ी एक्सीडेंट करता है? अगर 100 गाड़ी है, 100 गाड़ी में कितना गाड़ी रोज एक्सीडेंट, मतलब एनुअली एक्सीडेंट करता है? या 100 में से 100 गाड़ी एक्सीडेंट कर लेगा? नहीं सर, उससे कम ही करेगा। 10%, है ना, हार्डली 10%। तो हार्डली 100 में से 10 गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, लेकिन पैसा कलेक्शन तो 100 कार से किया जा रहा है। 100 लोगों से आप इंश्योरेंस कलेक्ट करते हो प्रीमियम, और पेमेंट आपको हार्डली 10 जन को देना पड़ता है। यही तो इंश्योरेंस बिजनेस का खूबी है सर। ट्रैवल करने जाते हैं लोग, है ना, ट्रैवल का भी इंश्योरेंस होता है। आप प्लेन में जाते हो, रेल में जाते हो, अगर आपको रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो, आप मुझे एक चीज बताओ, ट्रैवल करने जाते हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट कितना होता है सर? कितना परसेंटेज चांसेस है, प्रोबेबिलिटी कितना है ट्रेन एक्सीडेंट होगा या प्लेन क्रैश करेगा? 1% चांस है। हाँ सर, क्या लगता है, प्लेन क्रैश करेगा या ट्रेन एक्सीडेंट करेगा, इसका चांसेस 1% है या सर 0? उसी के आसपास। उसी के सर आसपास कम होगा। उससे कम होगा, 0.5 to 1% चांसेस में भी। लेकिन आप तो इंश्योरेंस का पैसा भर रहे हो कि अगर मेरे रास्ते में कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर
1000 लोग ट्रैवल इंश्योरेंस बना रहे हैं, 1000%, उनमें से हार्डली 1% लोगों को उसका पैसा मतलब उसका जो क्लेम है क्लेम देना पड़ता है। एक अकाउंट भी आप लोग करोगे इंटरमीडिएट भी, इंश्योरेंस क्लेम बोल के, इंश्योरेंस क्लेम बोल के एक चैप्टर आता है, बीकॉम में भी होता है और सीएसईए में इंटर में भी इसका एक चैप्टर आता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी अभी दिया है मोस्ट लोग इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि तब आप लोग कितना क्लेम कर सकता है, उसका क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, वो सब पढ़ लिया। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसका बिजनेस देखो। तो अगर आप सोचो कि अगर अगर 1000% करके भी 1000% करके भी अगर एनुअली 10,000 का भी भरता है, प्रीमियम भरता है, तो 1000 इंटू 10,000 कितना होता है एनुअल? 1 1 करोड़। करोड़, 1 करोड़ से। तो जस्ट इमेजिन ये 1 करोड़ रुपीज अगर 1000 लोग 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, किसी भी तरह का इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ हो, टर्म हो, कार हो, 2 व्हीलर हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो पैसा जमा हो रहा है, ये बेसिकली आपका सेविंग्स का पैसा है ना, हमारा आपका सेविंग्स का पैसा। कुछ मैंडेटरी इंश्योरेंस भी है, जैसे कार का इंश्योरेंस मैंडेटरी है ना, नहीं करोगे तो रास्ते में प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन क्या जीवन बीमा करना मैंडेटरी है? चाइल्ड सेविंग्स प्लान करना मैंडेटरी है? रिटायरमेंट प्लान करना मैंडेटरी है? नहीं है। होम इंश्योरेंस मैंडेटरी है, स्पेशली लोन के केस में, स्पेशली लोन के घर पे होम इंश्योरेंस मैंडेटरी है, करवाएगा आपको बैंक, बैंक करवाएगा आपसे, जो बैंक लोन देगा ना वो होम लोन का आपका प्रीमियम लेगा ही आपसे ना। क्वेश्चन इज दैट कि सर जितना कलेक्शन ये लोग करता है, अब इस कलेक्शन को लेके करता क्या है, हमारा आपका सेविंग्स का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता है। 100 में से हार्डली 10% केस में इनका प्रीमियम का अमाउंट जो है वो क्लेम होता है। तो बाकी 80% या 90% का पैसा या फिर जो भी टोटल जो इनका कलेक्शन है, प्रीमियम कलेक्शन जो है इंश्योरेंस बिजनेस, ये कलेक्शन को लेके ये करता क्या है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, समझ रहे हैं सर? आपको एक हिसाब देते हैं, आपको समझ में आएगा इंश्योरेंस बिजनेस से कितना पैसा आता है इन्वेस्ट करके। सर ये एक रिसेंट न्यूज़ है, मैं स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस कर रहा था। एक्चुअली मैं LIC के शेयर के बारे में बात कर रहा था। LIC का शेयर आया मार्केट में, LIC मार्केट में आता है, मतलब ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है सर, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, रिसेंट आया है सर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आने के बाद से इसका शेयर में उतना ग्रोथ नहीं है, थोड़ा डाउन में ही चल रहा है, मोटा मोटी 800 850 में आया था, अब उसके बाद से नीचे गया है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ LIC का, क्योंकि सबको कुछ पता हो ना हो, LIC के बारे में नॉलेज सबको है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा LIC के फाइनेंशियल्स में लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना सर। आई डोंट नो LIC का फाइनेंशियल्स अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज इसका डेटा अभी पूरी मिला नहीं है। अच्छा, LIC का डेटा अभी मिला है, मतलब इसके पास नहीं है, मतलब LIC के एनुअल रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा, तो शायद आपको LIC का डिटेल्स मिले। दूसरा, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का SBI लाइफ ले लेते हैं, कभी शेयर मिल जाएगा मुझे SBI लाइफ, सर्च क्यों नहीं हो रहा है, HDFC लाइफ। तो आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? नेट तो चल रहा है मेरा। Yes, sir. में मेरे को धोखा क्यों देता है? बेसिकली मुझे फाइनेंशियल चेक करना था। अरे आ गया सर, आ गया, ये देखो सर, लाइफ इंश्योरेंस का LIC का ही डेटा आ गया। ये बस मैं आपको इसका इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट शो करूँ,
देखो तो LIC के पास कितना एसेट्स कितना है, देखो कितना करोड़ का, ये करोड़ का है सर, ठीक है, ये सब रुपीज इंक्लूड है। कितना इसके पास करेंट एसेट्स है, देखो आप सर हिसाब लगाओ, 1,85,444 करोड़ का, ठीक है। नॉन करेंट है 36,44,079 करोड़ का, कुल मिला के 38,29,524 करोड़ का एसेट्स है इनके पास। और अगर मैं लाइबिलिटी देखा जाए तो इनके पास करंट लाइबिलिटी है 83,119 करोड़ का और नॉन करंट लाइबिलिटी है 37,39,421 करोड़ का, ठीक है। तो ओवरऑल इसका बिजनेस में एसेट्स बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। और अगर मैं इनकम शो करूं आपको तो रिसेंट ईयर में 2022 में LIC ने जो इनकम किया, वो इनकम कहाँ से किया, लोगों से प्रीमियम कलेक्ट किया, जिसका जो क्लेम हुआ वो पेमेंट किया, पॉलिसी होल्डर मतलब जो पॉलिसी होल्डर्स है उनका कलेक्शन है, और जो इनका पॉलिसी का काम करता है जो LIC एजेंट है उनका जो पेमेंट है, सब कुछ देने के बाद LIC के पास इस साल 2022 में अभी तक फाइनेंशियल ईयर में 4,124 करोड़ का इनकम हुआ। उससे लास्ट ईयर 2,974 करोड़ का इनकम हुआ था। इस साल 2000 उससे पहले 2,710 करोड़ का इनकम हुआ। मतलब आप देख पा रहे हो कि LIC कितना अच्छा कमाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका इनकम का और एक जरिया बताता हूँ कि ये जो बिजनेस के पास इतना एसेट्स इनका होता है ना, अब इसका डिटेल्स नॉलेज आपको और भी डिटेल्स आप इसका आइडेंटिफाई निकाल सकते हो। इसके लिए आपको LIC का एनुअल रिपोर्ट में जाना होगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हो, ये LIC का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में जाके अगर आप कंपनी का PL बैलेंस शीट पे भी छान मारोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि LIC का क्या क्या कहाँ कहाँ से इनकम करता है। मैं आपको एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बता रहा हूँ जो एक रिसेंट रिपोर्ट है। जब आप लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ मैं डिटेल्स में सिखाऊंगा, मौका मिलेगा, या फिर जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करोगे तब भी मुझे मौका मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ऐसा है सर, ये LIC कितना इनकम किया देखो, मतलब हमने इंश्योरेंस में पैसा भरा, प्रीमियम भरा, और LIC भारत का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है सर, इंडिया लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब इतना पैसा और किसी के पास नहीं है, बाकी प्राइवेट कंपनीज मिला जुला के LIC के आसपास नहीं है। LIC टोटल इंश्योरेंस बिजनेस का ऑलमोस्ट 60% कवर करता है, और बाकी प्राइवेट कंपनीज मिला के लाइफ इंश्योरेंस में, मैं लाइफ में बात कर रहा हूँ, लाइफ होता है नॉन लाइफ भी होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज मिला जुला के और भी बाकी 40% मार्केट शेयर है इनके पास। जस्ट इमेजिन LIC का कितना बड़ा मार्केट है, और ये जितना पैसा इनके पास होता है ये इन्वेस्ट कर देता है स्टॉक मार्केट में। हमें बहुत ही कम रिटर्न मिलता है इंश्योरेंस में, जो हमें मिलता है जो सेविंग्स वगैरह भी होता है ना इंश्योरेंस में, हमें हार्डली 5-6% मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं देता, ठीक है। हाँ, लाइफ कवर वगैरह अलग होता है जो मरने के बाद, जिंदगी के बाद, वो अलग चीज़। LIC booked 42,000 crore profit from equity markets in financial year 22। लास्ट ईयर से 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, 16% इंक्रीज हुआ है, 42,000 करोड़। कहाँ से सर? स्टॉक मार्केट से। ये मैं अभी कुछ देर पहले स्टॉक मार्केट का एक क्लास ले रहा था, ये स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट है LIC का, उस इन्वेस्टमेंट से। किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है? ये लाइव मार्केट है सर, आप लोगों की आंखों के सामने जो चलता है, ये मार्केट अभी लाइव है। ये चार्ट अभी टेक्निकल का क्लास में पढ़ा रहा था, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट नहीं सिखाऊंगा, बस इतना बताना चाहता कि आप बस देखो कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके LIC ने कितना कमाया और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, उसका भी डेटा यहाँ पर मिलेगा आपको। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इन द कंट्री, जिसके पास 42 ट्रिलियन का एसेट्स है, 42 ट्रिलियन। said it realized gain 42,000 crore from its investment in the equity market, मतलब शेयर मार्केट। इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इसका इनकम बढ़ के 16.6% इंक्रीज हुआ, 36,000 करोड़। टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, रिसेंटली स्टॉक मार्केट में आने के बाद गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग थोड़ा कम हुआ। LIC invest approximately 25% on its assets under management in the equity market, मतलब जितना LIC के पास अगर 100% होता है तो उसमें से 25% वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 25%, मतलब 100 में से 25 इन्वेस्ट करके ही तो कितना कमा रहा है। We have to book profits over a period of time because we have to give benefits to policy holders।
मतलब ये एक साथ में सारा बेनिफिट नहीं ले सकता, थोड़ा समय समय के बाद लेता है, ठीक है, मार्केट से। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल था कि LIC हमारे आपसे हाथ से पैसा लेता है, प्रीमियम भरता है, हम लोग भरते हैं उनको प्रीमियम, पब्लिक भरता है हमारा पैसा को। इनके पास क्या है, इनके पास बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, मार्केट को समझने वाला लोग हैं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इंश्योरेंस बिजनेस का पैसा स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में और भी हजारों कंपनी है ना, हजारों कंपनी में से अगर 10-20 कंपनी में भी LIC का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है ना सर, उसका डेटा कहाँ मिलेगा? उसका डेटा आपको, ये मैं आपको दिखा रहा था ना LIC का अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा था ना, ये रिपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है LIC कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है। ये हिंदी में है, मुझे हिंदी पढ़ना आता है सर, लेकिन ये इसके अंदर ना बहुत बड़ा रिपोर्ट है सर, 782 पेज का है। कहाँ कहाँ LIC का इन्वेस्टमेंट है आपको इसके अंदर मिलेगा। जब आप एनुअल रिपोर्ट रीड करना सीखोगे ना, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ LIC इन्वेस्ट किया है। हर साल बदलता भी सकता है, ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता, चेंज भी हो सकता है। ये कैश एंड बैंक बैलेंस का रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी दिख जाएगा, और बैलेंस शीट में ही ना एक नोट होता है, नोट्स को में अगर आप जाओगे ना नोट्स टू अकाउंट्स में, आपको इन्वेस्टमेंट का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बाद में शो करूंगा सर, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं मेन फोकस मुझे हटाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ। बस आपका, मेरा मेन पर्पस क्या है आपको अभी समझाने का, कि इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू से क्या होता है, पब्लिक का पैसा, पब्लिक का जो सेविंग्स है, मतलब हमारा आपका जो सेविंग्स है, वो इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू से, इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू से मार्केट में आता है। मार्केट मतलब नॉट जस्ट इक्विटी मार्केट, मार्केट के अंदर बहुत सारा, ये इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट तो है ही, इक्विटी इज देयर, बॉन्ड इज देयर, बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड या डिवेंचर वगैरह का जो होता है ना सर, इसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली पब्लिक का सेविंग्स का पैसा इंश्योरेंस बिजनेस का रूट पकड़ के मार्केट में आता है। मार्केट में कभी वो स्टॉक मार्केट में इक्विटी के रूप में आता है, तो कभी किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड पे जाता है, तो कभी किसी कंपनी के डिवेंचर में जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है सर, पब्लिक का सेविंग्स कैपिटल में बदलता है, और वही कैपिटल फ्लो होके बिजनेस में आता है। बिजनेस उससे बिजनेस करता है, शेयर होल्डर को बेनिफिट देता है, इन्वेस्टर को बेनिफिट देता है, और अल्टीमेटली जॉब भी क्रिएट करता है और इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? इंश्योरेंस बिजनेस कैसे इनडायरेक्टली बिजनेस को हेल्प किया, समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट है? बात को समझे। जैसे यहाँ पर LIC ने 42,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो क्या ये प्रॉफिट LIC अकेला खाएगा क्या? नहीं रे बाबा, LIC अपना ये जो 42,000 का प्रॉफिट है, ये 42,000 का करोड़ का प्रॉफिट, ये तो सरकार का है, हम लोग भी इसका हिस्सेदारी बनेंगे सर। LIC किसका है? LIC गवर्नमेंट का है। अब 42,000 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है, ये गवर्नमेंट के फंड में जाएगा, तो अल्टीमेटली ये देश के ही काम पे आएगा। गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट में इसको इन्वेस्ट करेगा, जरूरत के हिसाब से इसको यूज करेगा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट, अगर बिजनेस लेवल में पैसा का फ्लो कहाँ से हो रहा है? इंश्योरेंस के थ्रू से, इंश्योरेंस के थ्रू से, ठीक है। और लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में डरता है, पब्लिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरता है। अगर वो लोग नहीं डरता ना, तो वो डायरेक्ट भी पैसा कमा सकता है। यहाँ पर आप इंश्योरेंस बिजनेस पे पैसा लगाए, इंश्योरेंस उसके थ्रू से आपको कमा के दिया। जिसको नॉलेज है वो इंश्योरेंस में कम पैसा रखता है और अपने भरोसे में ज़्यादा पैसा इनकम कर सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली मार्केट समझ में आता है। वो डायरेक्टली इन्फोसिस में लगा सकता है, वो येस बैंक में लगा सकता है, ठीक है। जैसे मेरा इन्फो मतलब मेरा क्या होता है ना सर, मैं हमेशा इंश्योरेंस में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, मैं अपने पैसा को अपने हिसाब से मेंटेन करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस करना नहीं चाहिए, करना जरूर चाहिए, कम कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, तो आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो नॉलेज का मैटर है सर, मैं अभी उसमें बात नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस चलेगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना सारा लोग एडुकेट नहीं हो सकता, इतने सारे लोग मार्केट को समझ नहीं पाएगा, तो उनको उनको अपना डर मिटाने के लिए, अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस बिजनेस में पैसा डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ तो मैंडेटरी है ही, देयर आर सम मैंडेटरी इंश्योरेंस आल्सो। मैंडेटरी इंश्योरेंस जैसे कि आपको मैं पॉलिसी बाजार में दिखाया ना, जैसे कि आपको मैं पॉलिसी बाजार में अभी तो दिखाया, कहाँ चला गया पॉलिसी बाजार?
आपको कार का इंश्योरेंस तो करना ही है, नहीं तो रास्ते में गाड़ी पुलिस पकड़ लेगा। ठीक है, ठीक है। आजकल ये विराट कोहली भी एक एडवर्टाइजमेंट देता है, गो द डिजिट डिजिट बोल के, डिजिट इंश्योरेंस बोल के कंपनी, उसका आईपीओ आने वाला है। मतलब वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है। आईपीओ मतलब क्या? आईपीओ मतलब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। किसका? वो जो विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट करता है, वो डिजिट बोल के चिल्लाता है। आ गया क्या? नहीं, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है उसका। मैं सुन रहा था आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो चलो सर, वो सब धीरे धीरे पता चल जाएगा हम सब। अब मैं आपको इंश्योरेंस बिजनेस की कुछ कहानी बताऊँ। लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। भारत में कितना इंश्योरेंस कंपनीज है? कितना तरह का इंश्योरेंस कंपनीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड like list of corporate insurance companies which have been approved by Insurance Regulatory and Development Authority. IRDAI का परमिशन है ऐसा इंश्योरेंस बिजनेस भारत में कितना है? अच्छा, एक क्वेश्चन सर आप सबसे, क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना सर कि इंश्योरेंस का पैसा आखिर जाता कहाँ है? यस हेलो, सर। मतलब इंश्योरेंस बिजनेस अल्टीमेटली इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया ना, है ना? यस सर। मतलब हम लोग इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं, इंश्योरेंस वो पैसा इन्वेस्ट करता है, मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट एज वेल एज स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में सारा पैसा नहीं डाल सकता, उन्हें भी डर है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क चलता है, तो कुछ सिक्योर लेवल में भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। सिक्योर लेवल क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं एनएसई बॉन्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, सरकारी लेवल में कंपनी हमसे बॉन्ड लेता है। बॉन्ड मतलब लोन। किसी को रोड बनाना है, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, पब्लिक से लोन ले लेगा। इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या करता है? उनके बॉन्ड पे पैसा लगा देता है। ये आईआईएफएल, आरईसी लिमिटेड। आरईसी क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको? ये बॉन्ड है, बॉन्ड। ये देखो, बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकार आपसे बॉन्ड मांगता है, सरकार या प्राइवेट कंपनीज भी मांग सकता है। जैसे ये देखो, ये कुछ सरकारी कंपनी है, आरईसी लिमिटेड सरकारी है, रेगुलर बॉन्ड मांग रहा है आपसे। फेस वैल्यू 1000 का है, करेंटली 1129 करके एक चल रहा है, एक बॉन्ड का दाम। अब जितना मतलब आप एक लॉट में लेना पड़ता है, कम से कम 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट जरूरी पड़ता है। ठीक है, ये देखो एनएचएआई 8.5% का इंटरेस्ट का वादा कर रहा है आपसे। तो क्या होता है? इंश्योरेंस बिजनेस क्या करता है? इनके बॉन्ड पे पैसा लगा देता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनीज इन पे पैसा लगा देता है। आप डायरेक्टली भी परचेस कर सकते हो, उसका भी उपाय है, मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्टली कैसे ले सकते हो। ये सब मैं नॉर्मली, मेरा स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स वगैरह का क्लास चलता है ना सर, मैं वहाँ पर ये सब डिस्कस करने का मुझे मौका मिलता है। तो आखिर हमारा इंश्योरेंस का पैसा, पब्लिक का ही पैसा, घुमा फिरा के मार्केट में आता है। या तो बॉन्ड मार्केट में, या तो बॉन्ड मार्केट में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पास। मतलब डायरेक्टली ये बहुत सिक्योर होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? जैसे कि सरकार हमसे लोन ले रहा है, आरबीआई हमसे लोन ले रहा है, और बदले में हम इंटरेस्ट देगा 4 साल 5 साल की। इसका इसी तरह से इंश्योरेंस बिजनेस भी अल्टीमेटली हमारा पैसा लेके सरकार को दे देता है, और सरकार उसका रिटर्न हमें देता है, और इंश्योरेंस बिजनेस बाद में हमें जो देगा देगा वो अलग। मतलब पैसा का फ्लो होता है सर। मनी एक ऐसा फ्लो है जो अल्टीमेटली चुपचाप पड़ा नहीं रहना चाहिए। घर में ज्यादा पैसा होना ज्यादा अच्छा बात है, पैसा फ्लो होते रहना चाहिए। सिंदूक में पैसा रख के जिंदगी भर में पैसा बढ़ता नहीं है, उल्टा पैसा का वैल्यू दिन दिन कम होता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लोग पढ़ोगे आगे। इसलिए इकोनॉमी के लिए इज ऑलवेज बेस्ट कि पैसा किसी के घर पे ना पड़ा रहे ज्यादा। ठीक है, जितना जरूरी है उतना पड़ा रहे। जरूरत से ज्यादा पैसा घर पे पड़ा रहेगा, इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेकार बात है। पैसा का फ्लो होना चाहिए। Money always need to flow for the boost of the economy, for the development of the economy, ठीक है, for the growth of the economy, for creating employment, job create करने के लिए, ठीक है, सर्वाइवल प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए। जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में पैसे का फ्लो होता है, चाहे वो इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू से हो, चाहे वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो, चाहे वो डायरेक्ट इंश्योरेंस बिजनेस के थ्रू से हो, चाहे वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू से हो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा का फ्लो होना चाहिए। इंश्योरेंस बिजनेस इसी तरह से भारत में भी पैसा का फ्लो करता है। आखिर कॉन्सेप्ट वही है, पब्लिक का डर और कुछ मैंडेटरी इंश्योरेंस। आप पॉलिसी बाजार में जाओ और अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में जानो।
कुछ ऐसा भी इंश्योरेंस होता है जिसको म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ दिया गया, ये देखो सर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट क्या होता है? म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है। म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस को जोड़ दिया गया। क्या होता है, कैसे चलता है, ये सब जब आप लोग पढ़ोगे ना, म्यूचुअल फंड का क्लास वगैरह करोगे, ठीक है, ये सब चलता रहता है मेरा, ठीक है। जो लोग NISM का पढ़ाई करते हैं ना, स्टॉक मार्केट NISM का, उनको ये सब मुझे बताने का मौका मिलता है। तब आप समझोगे ये सब यूनिट इंश्योरेंस क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, कितना कंपनी है, क्या ऑफर कर रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेनिफिट है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। बोलना चालू करो तो सारा दिन खत्म पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। इंश्योरेंस बिजनेस की कहानी। भारत में इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितना तरह का इंश्योरेंस चलाता है? 2 तरह का मेन है सर। एज पर सितंबर 2022 करेंटली, एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज भी है। करेंटली भारत में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, करेंटली इंडिया में 24, जो जिन लोगों का जीके भी जरूरी होता है, स्पेशली CS स्टूडेंट्स, इनको फाइनेंशियल जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, CA को भी, ठीक है, दोनों, एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट सब। भारत में करेंटली 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो IRDAI अप्रूव्ड है। इसमें सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का नाम दिख रहा है, LICI, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल। इसमें किसी चीज को, जिसमें जैसे HDFC इंश्योरेंस में मेरा शेयर में पैसा है, मतलब इसके इंश्योरेंस में नहीं है, शेयर में है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा AIG, SBI लाइफ इंश्योरेंस में मैंने कोरोना के टाइम पे थोड़ा इनकम किया था, अच्छा खासा मिला था मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है क्यों पता नहीं। SBI लाइफ के पास काम नहीं कर रहा, टाइम पे मेरे को एनालिसिस मिला था, ऐसा एनालिसिस था सर, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। SBI लाइफ मतलब ये भी इंश्योरेंस है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था सर 900 में। ये मोटा मोटी कोरोना पीरियड का बात कर रहा हूँ मैं, 2020-21 के बीच में। उस टाइम पे 700 750 के आसपास था, ठीक है। मैंने इसके बारे में एक बार 700 750 में एनालिसिस लिया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बार 900 में एनालिसिस दिया। जब 900 में था तो मैं बोला था 1100 जाएगा, और विद इन फ्यू, कितना बोले सर, मंथ्स, 2-3 महीने के अंदर 900 का शेयर 1100 में पहुंच गया था। ये 2021 का कोरोना पीरियड था सर, जब मैंने 900 का एनालिसिस दिया था, ये देखो सर, ठीक है। ये 2021 का कोरोना पीरियड है, जब मार्च अप्रैल में सेकेंड वेव आया था, उस टाइम पे मेरा एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था कि इंश्योरेंस बिजनेस में प्रीमियम बढ़ेगा, लोग को डर हो रहा है, ठीक है। तो जो रिच पीपल है ना, वो इंश्योरेंस में पैसा रखा, कोरोना का इंश्योरेंस आ गया था ना, इसलिए। तो 900 से 1184 का जो शेयर में ग्रोथ हुआ है, ये 2 महीने के अंदर हुआ था सर, विद इन 2 मंथ्स, 2 to 3। मैंने अप्रैल में बोला, आप देख सकते हो जुलाई तक शेयर अल्टीमेटली, जुलाई अगस्त तक 250 पर शेयर, मतलब जिसने भी, मैंने 1000 शेयर में, किसी ने 1000 शेयर में किया था, मैंने 100 शेयर में किया था, तो 100 करके मेरे को 250 करके मेरे को मिल गया था 3-4 महीने के अंदर, जिसका जितना 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 पैसा है। मैंने उस टाइम पे SBI लाइफ में 100 शेयर लिया, आप समझ सकते हो मेरे को कितना मिला, 25,000। मतलब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कितना कमाया, मैं आपको बस, मैं कितना कमाया, मैं 25,000 कमाया, कोई 25 लाख भी कमाया, तो बात ये नहीं कि कोई 25 लाख कमा रहे, कोई 2 करोड़ कमा रहे, दैट्स नॉट द इशू। इशू इज एनालिसिस, इशू इज अंडरस्टैंडिंग, इशू इज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द इंश्योरेंस बिजनेस, दैट इज द इशू। कौन कमा रहा है, कौन गवा रहा है, दैट्स नॉट द इशू, इशू इज अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को इनकम नहीं करना है मत करो, किसी को स्टॉक मार्केट में नहीं आना है मत आओ, बट जानो, जानने में कोई बुराई नहीं है। नहीं जानोगे तो कंपनी में क्या काम करोगे, संभालोगे कैसे? कल SBI लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करने जाओगे, आपको अगर मार्केट का नॉलेज ना हो, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ना हो, तो फिर आपको कंपनी क्यों लेगा? बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन, मार्केट नॉलेज, ठीक है। जैसे SBI लाइफ में नहीं, इसका और एक में भी इन्वेस्टमेंट था, दैट इज आपका HDFC लाइफ, इसका भी शेयर में ग्रोथ आया था, 400 समथिंग कुछ चल रहा था, ये इसका 2020 में था 400, 450 के रेंज पे था सर, 422 ऐसा ही कुछ था। उसके बाद वही कोरोना पीरियड था, सेम कोरोना पीरियड में ही हुआ। सेकेंड वेव के टाइम पे इन्वेस्टमेंट था, बट ये थोड़ा सा साइडवेज, मतलब इतना ग्रोथ नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना सर?
कि मार्केट इंश्योरेंस बिजनेस में भी ग्रोथ देता है, बस नॉलेज होना चाहिए। तो देयर आर 24 कंपनीज, सारा लिस्टेड नहीं है, कुछ लिस्टेड है, जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ठीक है, ये सब स्टॉक मार्केट में चलता है, बड़ा कंपनी। तो यहाँ पर देखो सेक्टर भी दिया हुआ है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी दिया है, कब से चल रहा है वो भी दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हो, बजाज एलियंस, पीएनबी मेटलाइफ, रिलायंस निप्पॉन, ठीक है, अबीबा लाइफ इंश्योरेंस, सहारा इंडिया, ठीक है, श्रीराम लाइफ, ठीक है, अभी सहारा का हालत खराब हो चुका है, ठीक है, श्रीराम लाइफ अभी अच्छा कर रहा है, भारतीय आक्सा, फ्यूचर जनरली, ये बिग ब्रदर ग्रुप का है, ठीक है, चल रहा है सर, इसका ये इंश्योरेंस बिजनेस बंद नहीं हुआ। एजीएस फेडरल लाइफ, कनाडा एचएसबीसी, ये कुछ, ये जो जैसे ये भारतीय आक्सा, ये आक्सा कहाँ का है, इंडिया का नहीं है। ये जैसे यहाँ पर हम लोगों ने टाटा एआईजी, ठीक है, एआईजी यहाँ का नहीं है, ठीक है, बजाज एलियंस, एलियंस यहाँ का नहीं है, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप है। मैं समझाता हूँ आपको, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस में फॉरेन पैसा भी आता है, ठीक है। इडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, समझ रहे सर, मतलब जापान का कंपनी भी इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर में मार्केट में पैसा उठाता है। पब्लिक पैसा रखता है, पब्लिक का जैसा जो भी प्लान है वो फुलफिल होता है, और कंपनी को ग्रोथ मिलता है, वो मार्केट में डालते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बिजनेस को पैसा मिलता है, मार्केट में ग्रोथ आता है। जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ, बात समझे, एक होता है लाइफ रिलेटेड, एक होता है नॉन लाइफ रिलेटेड, जैसे कार, जैसे मोबाइल इंश्योरेंस, ठीक है, जो लाइफ के साथ रिलेटेड नहीं है। इसके लिए फेमस टीवी में ऐड आता है, एक्को जनरल इंश्योरेंस, नाम तो सुना ही होगा, टीवी में ऐड भी तो बहुत दे रहा है आजकल। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, चोलामंडलम, ये लोग कार इंश्योरेंस में बड़ा फेमस है, चोलामंडलम साउथ का है, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, नवी जनरल इंश्योरेंस, डिजिट इंश्योरेंस, ठीक है, मैं बता रहा था ना, आजकल विराट कोहली ऐड दे रहा है इसका, डू द डिजिट डिजिट बोल के, देखा आप लोगों ने, ये वाला मैं सही बोला ना? अरे मैं सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग भी देखे होंगे, ये सर नो? यस अरे सर। हाँ ना, कुछ ठीक है, ये देखो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ठीक है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, कोटक महिंद्रा जनरल, लिबर्टी जनरल, नेशनल इंश्योरेंस, ये सरकार का है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट का है, ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है सर। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये भी गवर्नमेंट का है, मुंबई का है। रिलायंस जनरल प्राइवेट है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट का है, बहुत पुराना है, 1947 से चल रहा है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस गवर्नमेंट का है, चेन्नई में हेडक्वार्टर। तो कहने का मतलब ऐसा है सर कि कुछ लाइफ था और कुछ नॉन लाइफ था, और एक तरह का इंश्योरेंस होता है सर, दैट इज री इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब आपको किसी जगह में इंश्योरेंस चल रहा है, आप उससे उसको हटा सकते हो। री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस दैट एन इंश्योरेंस कंपनी परचेज, insurance company purchase from another insurance company to insulate itself from the risk of a major claims event। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कोई और एक इंश्योरेंस कंपनी खरीद लेता है जब जरूरी होता है, जब उनके पास फंड नहीं होता, ठीक है, और बाद में प्रीमियम वो कलेक्ट करता है। ऐसा परमिशन अभी करेंटली इंडिया में सिर्फ जीआईसी के पास ही है, जनरल इंश्योरेंस के पास ही ये परमिशन है गवर्नमेंट का, और किसी के पास री इंश्योरेंस का परमिशन करेंटली नहीं है। अप्लाई बहुत लोगों ने करके रखा, बट सबको अभी मिला नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये तो रह गया 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 31 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो करेंटली IRDAI में लिस्टेड है। तो अगर आप कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताएगा ना, आप एक बार लिस्ट चेक कर लेना IRDAI के साइट पे जाके, कहाँ जाके, IRDAI के साइट में जाके। तो मैं आपको साइट में डायरेक्टली लेके जाता हूँ, कहाँ चला गया, यहाँ से मैं आपको IRDAI में लेके चलता हूँ, और IRDAI से मैं आपको IRDAI की साइट में लेके जाता हूँ। ये सरकारी साइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IRDAI का साइट है। अब यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि कितना कंपनी मोटा मोटी अभी IRDAI में लिस्टेड है। ऐसे तो मैं आपको बताया, विकीपीडिया सोर्स मैंने यूज़ किया, वो लोग अपडेट करता रहता है सर, ठीक है, बट अगर आप चाहो तो आप IRDAI की साइट में जाके चेक कर सकते हो करेंटली कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर सारा चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस का इंश्योरर
लाइफ जनरल री इंश्योरेंस। देख रहे हैं सर आप, लाइफ के लिए कौन कौन है, ठीक है, क्या रेगुलेशंस है, ठीक है, गाइडलाइंस, जनरल के लिए क्या है, री इंश्योरेंस के लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, सारा डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, कुछ नहीं, मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा अभी IRDA क्या काम क्या है, वही तो मेन कॉन्सेप्ट था हम लोग। IRDA करता क्या है सर? IRDA, आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1999 में फॉर्म हुआ है। बेसिकली रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी, लीगल स्टेटस एक्टिव है, हेडक्वार्टर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नाना कर्म नाना, क्या नाम है सर, नाना क्रमगुड़ा, ठीक है, नाना क्रमगुड़ा, अच्छा, हैदराबाद में है, तेलुगु प्रोनाउंसिएशन है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ सर। नाना क्रमगुड़ा, हैदराबाद, ठीक है, लोकेशन इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, ओनर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की पीपल देवाशीष पांडा इसका चेयरपर्सन, जनरल नॉलेज है याद रखिएगा। कौन है ये? IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से, ठीक है। तो भारत का इंश्योरेंस बिजनेस का हिस्ट्री बहुत पुराना है, आज से नहीं, इट्स अ वेरी ओल्ड कहानी, ठीक है। IRDA इज अ 10 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द चेयरमैन, इसमें कौन कौन होता है? 10 मेंबर का बॉडी होता है IRDA में। चेयरमैन रहता है, फुल 5 फुल टाइम एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पे रिक्रूट करता है। भारत में इंश्योरेंस बिजनेस काफी पुराना है सर, ये अभी हिस्ट्री चल रहा है थोड़ा, IRDA के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका बहुत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी मिला है। जो डॉक्यूमेंट्स लास्ट मिला है उसमें देखा गया है ब्रिटिश पीरियड में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बिगेन इन 1880 with the establishment of Oriental Life Insurance Company in Calcutta, because British period में कलकत्ता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। The company failed in 1834. In 1829, Madras Equitable began in conducting life insurance business in Madras Presidency. Actually British period में भारत ना प्रेसिडेंसी वाइज चलता था, आप लोगों को शायद पता होगा, इतिहास अगर पढ़े हो ठीक से तो थोड़ा नॉलेज जरूर होगा, इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए। इतिहास मतलब थ्योरी सोच के आधे से ज्यादा लोग तो इतिहास पढ़ा ही नहीं, है। कोई बोलते हैं मुखोस तो नहीं होता है, अरे बाबा मुखोस तो नहीं करना होता है, मतलब मुखोस तो मतलब समझते हो ना, मगअप, नथिंग इज फॉर मगअप, एवरीथिंग इज फॉर नॉलेज। पढ़ाई वैसे ढंग से होना चाहिए, वो माइंड सेटअप से होना चाहिए। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश ना भारत को इस तरह से अलग अलग हिस्सों से चलाता था। ये था साउथ का पार्ट जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी, नॉर्दर्न पार्ट जो था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जो था एकदम म्यांमार से कंट्रोल करता था, ये था कोलकाता प्रेसिडेंसी। और इधर एक था नॉर्थ, एकदम पाकिस्तान से लेके यहाँ तक था। अफगानिस्तान में भी ब्रिटिश, एक्चुअली अफगानिस्तान में भारत था सर, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में वो रशिया के साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, बट ये बेसिकली इस तरह से चलता था। नॉर्थ फ्रंटियर प्रेसिडेंसी बोल के एक एजेंसी चलता था, इस तरह से ब्रिटिश ये पूरा भारत को कंट्रोल करता था। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ प्रेसिडेंसी, दिल्ली बोल के कोई प्रेसिडेंसी नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कलकत्ता उसका क्या था, ब्रिटिश पीरियड में कलकत्ता था कैपिटल, जैसे आज हमारा दिल्ली कैपिटल है। और एक मजा का बात, एक इंटरेस्टिंग बात सर, भारत का कैपिटल हमेशा दिल्ली रहा है, ठीक है। कुछ बंगालीज इमोशंस आ जाते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, भारत का कैपिटल कलकत्ता अच्छा था। सर बंगाली इमोशंस को साइड में रखो, ठीक है, क्योंकि भारत का कैपिटल दिल्ली हमेशा से रहा है और वही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली से इंडिया कंट्रोल करना बहुत, क्योंकि अब पाकिस्तान अभी आ गया बोल के, ये तो ये भारत के बीचों बीच में है, और इसका जो कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट है ना, इसके थ्रू से आप पूरा भारत को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। और नॉट जस्ट नाउ, अगर आप पुराना 10,000 साल का भी हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना, तो भारत का इतिहास में दिल्ली बार बार, दिल्ली आगरा भारत के इतिहास में बार बार कैपिटल रहा, बार बार, ठीक है। इसीलिए दिल्ली में कैपिटल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश भी इसको शिफ्ट किया था, उसी को जान के, ठीक है, उसी को जान के तो भाई वो और भी भारत में और 200 साल रहने का उनका इरादा था, ठीक है। ब्रिटिश एक्चुअली वांट्स कि और 200 इयर्स रहे, बट एक्चुअली इनका नहीं हो पाया ड्यू टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर,
इसमें से एक नाम तो लेना ही पड़ेगा, नेताजी। लोग गांधी जी को क्रेडिट देता है, कोई और को क्रेडिट देता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन, आई नो भगत सिंह, बहुत सारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, बट वन ऑफ द मेन रीजन इज नेताजी, जो बेसिकली पॉलिटिकली मतलब बेसिकली कूटनीति करके इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर दिया। ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कभी बात करूंगा सर। इतिहास नहीं सर, इतिहास नहीं है, फैक्ट्स है, फैक्ट्स। छोड़ो, अभी इंश्योरेंस बिजनेस की कहानी में वापस आ रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस 1818 से चालू हुआ था, फिर 1829 में मद्रास में, ठीक है। ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट आया 1870 में, बॉम्बे म्यूचुअल, ओरिएंटल एंड एम्पायर ऑफ इंडिया बोल के 1897 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, एंड द एरा वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश। उस टाइम पे एक्चुअली वर्ल्ड का पहला स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी का नाम ही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। In 1914, the government of India began publishing insurance company return. The Indian Life Assurance Companies Act 1912 was the first statute regulating life insurance. तो इस तरह से बेसिकली इसका हिस्ट्री चालू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग फंक्शंस में IRDA अपने आप को बढ़ाता है। तो बेसिकली IRDA का फंक्शंस क्या है, IRDA क्या फंक्शन करता है, इसमें एक पूरा इसके अंदर में एक बहुत सुंदर एक शॉर्टकट है, अगर आप इसको पढ़ पाओगे बहुत अच्छा। बेसिकली कैसे ये IRDA चलता है, इसका ना एक पूरा लिस्ट, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उसके थ्रू से आता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर वो क्या करता है, इंश्योरेंस के लिए एडुकेट करता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज को बनाता है, लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में बांट देता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को भी सिमिलर वे में प्राइवेट और पब्लिक के थ्रू से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। ये देखो पब्लिक प्राइवेट, री इंश्योरेंस में पब्लिक सेक्टर सी है, री इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं है, ओनली जनरल इंश्योरेंस कर सकता है, ठीक है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी प्रोसेस एंड सपोर्ट ऑफ ग्रीवांसेस, मतलब पूरा इंश्योरेंस बिजनेस को संभालने के लिए वो क्या क्या प्रोसेस या पॉलिसी फॉलो करता है, उसका डिटेल्स आपको थोड़ा सा मुझे। तो बेसिकली IRDA क्या है, रेगुलेटर्स है, सेलर्स है, रेगुलेटर्स है। ओके, इतना याद रखिए, काफी काम आएगा। अब आगे देख लो करता क्या है, फंक्शन क्या है IRDA का। सर बहुत सिंपल है, आपको इतना देर से समझ में आ गया। इशूइंग, रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, विथड्रॉइंग, सस्पेंडिंग, कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशंस, इंश्योरेंस बिजनेस का, ठीक है। सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999 के हिसाब से प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, मतलब जिनका इंश्योरेंस का पैसा जमा हो रहा है उनका इंटरेस्ट देखना। नहीं तो कंपनी क्या है ना, कंपनी इतना लालच होता है इनका कि पब्लिक का पैसा मार के भाग जाएगा, तो उनका प्रोटेक्शन देना किसका काम है, IRDA का। स्पेसिफाइंग क्वालिफिकेशंस, द कोड ऑफ कंडक्ट एंड ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएट एंड एजेंट्स, इंश्योरेंस का एग्जाम होता है सर, ठीक है। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स, मतलब जब किसी बिजनेस पे लॉस होता है, जब किसी एक्सीडेंट का लॉस होता है, उसको एसेस करना होता है, तो कैसे एसेस होगा, कौन एसेस करेगा, कौन सर्वे करेगा, उसके बारे में। प्रोमोटिंग एफिशिएंसी इन कॉन्डक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, promoting efficiency in conduct of insurance business, promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and reinsurance industry, leaving fees and other charges, inspecting, investigating insurers, intermediary and other relevant organizations, regulating rates, advantage, terms, conditions, which may be offered by insurers not covered by tariff advisory, specifying how books should be kept, books मतलब accounts, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू से संभाला जाता है, रेगुलेटिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट इन फंड्स, रेगुलेटिंग मार्जिन सॉल्वेंसी, एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट, मतलब अगर कुछ डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा किसका काम है, ये सारा किसका काम है, ये सारा IRDA का काम है। यही तो इस नोट्स के अंदर जो मैं आपको ऑलरेडी दे के रखा, आप एक बार गो थ्रू करोगे ना, जो अभी पढ़ के सुना है आपको वही है। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ IRDA, duties and powers of IRDA, issue the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, भी बोला ना आपको, वही है, ठीक है। सेम चीज जहाँ जो मैं आपको विकिपीडिया से बता रहा था वही आपको यहाँ से भी नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली IRDA डिफरेंट तरीके से बिजनेस लेवल को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो IRDA also act as a business facilitator. Firstly, it takes steps to regulate and develop the insurance industry in the country. Secondly, it serves as an authority to protect the interests of the insurance policyholders.
to create confidence among them. And thirdly, IRDAI disseminates a lot of information for the benefit of the policyholders and also for educating the general public about the advantage of getting insurance policy and keeping them alive. ठीक है, तो ये है बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस का काम और IRDAI का रोल। ठीक है, कुछ लोग इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर स्पेशल वैल्यूअर का पढ़ाई करता है, चार्टर्ड वगैरह करने के बाद, CSEMA करने के बाद या CS करने के बाद एक पढ़ाई होता है सर, मैं उसके बारे में भी आपको एक नॉलेज दे देता हूँ। ये भी एक तरीका होता है, लोगों को पता नहीं है सर ये सब चीज़ों के बारे में। एक्चुअली नाम सुने आप लोग? आप लोग एक्चुअली का नाम सुने हो? इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअलीज ऑफ इंडिया, ये ठीक है। जैसे लोग चार्टर्ड पढ़ते हैं ना, वैसे लोग CSEM में पढ़ते हैं, वैसा ही जो लोग कॉमर्स में इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनके लिए भी एक करियर होता है सर। ठीक है, लोग CSEM के बाद भी कर सकता है। अगर आप मुझे पूछोगे सर वैल्यूएशन, जैसे चार्टर्ड का वैल्यूएशन है वैसे ही वैल्यूएशन सर। ठीक है, एक्चुअली में क्या पढ़ाया जाता है सर, ऐसा ही सिलेबस होता है जैसे आप लोग CSEM में पढ़ते हो। ठीक है, ये देखो, लेकिन यहाँ पर ना मैथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्चुअल मैथमेटिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखो सर, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मैथ्स, स्टैट्स। मैथ स्टैट्स का थोड़ा कवर ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स का कवर है। ठीक है, बाकी सर सारा चीज़ बिजनेस वैल्यूएशंस के ऊपर बेस करते हैं। और लास्ट में जाके स्पेशलाइज्ड होता है, कोई हेल्थ केयर में होता है, कोई इंश्योरेंस में होता है, कोई जनरल में होता है, कोई पेंशन में होता है। चार्टर्ड करने के बाद, CA करने के बाद अगर किसी को वैल्यूअर बनना है, बहुत हाई सैलरी होता है वैल्यूअर का। हर एक इंश्योरेंस बिजनेस पे, जैसे मानो किसी का हेल्थ खराब हुआ, किसी का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, है ना, तो कितना क्लेम कर सकता है, कौन वैल्यू करेगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन करने वाले जो है वो एक्चुअलीज होते हैं। ठीक है, दे आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सरकारी है। ठीक है, और हर एक प्राइवेट बिजनेस के अंदर ये एक्चुअलीज रहते हैं, वैल्यूअर रहते हैं नॉर्मली, जिनके अंदर चार्टर्ड जैसा नॉलेज भी होता है, CMA जैसा नॉलेज भी होता है। और अगर किसी को इंश्योरेंस बिजनेस में अपने आप को टॉप पोजीशंस पे देखना है तो वो एक्चुअलीज का पढ़ाई करके पास कर सकता है। सिंगल सिंगल पेपर वाइज चलता है। ठीक है, एक बोलते हैं कोर प्रिंसिपल, कोर प्रैक्टिस, फिर स्पेशलाइज प्रिंसिपल्स। किसी का अगर मैथ्स स्टैट्स अच्छा है, अकाउंट्स में मतलब मजा आता है। ठीक है, ये देखो बिजनेस फाइनेंस में वही सब सब्जेक्ट का डिस्कशंस करना पड़ता है। ठीक है, मैथमेटिक्स है बेसिकली, ये एक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एरिया है सर। ठीक है, तो जिसको अच्छा लगता होगा वो बाद में करेगा सर। ठीक है, या फिर अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो बना सकता है, मतलब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, नॉलेज के लिए बता दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर ये भी क्या है सर, ये वैल्यूअर होता है, वैल्यूअर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है मैं आपको क्या क्या नहीं बताता रहता। चलो चला जाओ वापस सर। तो ये रही IRDAI की कहानी। इसके नीचे ना आपको नोट्स के नीचे देखना RBI, SEBI, CCI एंड IRDAI। जैसे SEBI के ऊपर मैंने आपको बहुत सारा कोर्स दिखाया था ना, NISM का, है ना, ये मैं रेगुलरली कराता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, तो SEBI का कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो CS के साथ साथ। ठीक है, कंपेरेटिवली इजी होता है, मतलब बहुत हाई फाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं। RBI का भी ऐसे छोटा मोटा एग्जाम होता है, लेकिन बड़ा कोर्सेज RBI का ज़्यादा है। CCI का कोई ऐसा कोर्स नहीं होता। जो लोग CS का पढ़ाई करते हैं, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करते हैं, उनको CCI के लॉ के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना पड़ता है। और बाकी आप IAS IPS करने के बाद या फिर नॉर्मल CS करने के बाद CCI के लिए जा सकते हैं। तो RBI, SEBI, CCI, IRDAI इनके बीच में डिफरेंस दिया है। ठीक है, बेसिकली इनका एक डिफरेंस नहीं बोलेंगे, एक कंपैरिजन चार्ट दिया है, आप एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा टॉपिक कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में? फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। कौन होता है ये फंडिंग इंस्टीट्यूशंस वाले? ठीक है, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब जो बेसिकली देश में जो बिजनेस चलता है उसके लिए जो फंड देता है। ठीक है, जैसे कि नाबार्ड। ठीक है, जैसे कि नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये देखो CS के नोट्स के अंदर नीति आयोग। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको ये अलग अलग हेल्थ स्कीम के ऊपर बेस करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA का काम जो होता है। ठीक है, सेबी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, देखो फंक्शंस ऑफ सेबी आई ऑलरेडी डिस्कस, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरह से NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये मैं लॉ के क्लास में बताऊंगा, कंपनी लॉ। ठीक है, तो
तो ये सब इंस्टीट्यूशंस होता है जो बेसिकली हेल्प करता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूँगा जो देश के बिजनेस में लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आईडीबीआई, जिसके बारे में आईडीबीआई बैंक भी आप लोग देखते हो, बट मेनली मेरा डिस्कशन रहेगा नाबार्ड वगैरह। ठीक है, नाबार्ड बेसिकली रूरल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में ग्रामीण एरिया में अगर किसी को बिजनेस डेवलप करना है, नाबार्ड बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ग्राम का इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमिक बूस्टर, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। जो जाना वो मात कर दिया, जो नहीं जान पाए ये सब चीज़ वो सिर्फ पागल की तरह घूमता रहा, जॉब जॉब जॉब। अरे भाई है कितना सारा चीज़, जानो तो सही। जॉब है, बट जॉब उसके लिए है जो स्किलफुल है। जो स्किलफुल नहीं है उसके लिए जॉब नहीं। प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज लेवल डेवलप नहीं हो रहा है लोगों के अंदर, इसलिए ना सही काम के लिए सही बंदा नहीं मिल रहा है। कंपनी लेना तो चाहता है, इतना सारा बिजनेस है, लेकिन उसके लिए रेडी तो होना पड़ेगा ना, तो लायक तो बन, है ना। सब है सर, किसी चीज का अभाव नहीं है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, जॉब नहीं है ये हो नहीं सकता। एक गाना है ना, नहीं ये हो नहीं सकता कि जॉब हो ना पाए। जॉब तो है बट लायक होना पड़ेगा, नालायक होके जॉब नहीं मिलता। आप अपना लायकपन बनाओ, इतना जॉब है कि आप ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे, मतलब ऑप्शन चूज करके पागल हो जाओगे। ये बाकी लोगों के भीड़ में मत जाओ। लोग ऐसे ही है, सीखता नहीं है, जानता नहीं है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता, नॉलेज गैदर करने का कोशिश नहीं करता, भीड़ की तरह घूमता रहता है और फिर बोलता है ये नहीं है वो नहीं है। नॉलेजेबल बनो, स्किलफुल बनो, ऑप्शन ही ऑप्शन है ना। ओके सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। दीपायन, नयनी, शालिनी, सुबीर, विशाल, क्लियर है सर? यस सर। यस सर। ओके सर, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, इसका ये जो नोट से मैं पढ़ाया ये नोट नहीं है तो मुझे बताओ, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। सर मेरे पास नहीं। ओके सुबीर, मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, दीपायन एंड रवि चला गया। दीपायन আসছিস তো টেস্টের জন্য? है सर। अच्छा, 3:30 हैं। ओके। सिर्फ दीपायन को ही बुलाया अभी, बाकी दीपायन को बुलाया, रवि को बुलाया, शालिनी आ जाना। ठीक है, बाकी लोग आज नहीं है। ठीक है शालिनी, शालिनी आएगा, दीपायन आएगा और रवि को मैं बुलाया। ठीक है, ओके सर, टाटा।